पिछले वीडियोज में हमने देखी थी कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या होती है। वैन डर वाल गैस इक्वेशन हमने इसलिए डिराइव की क्योंकि जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो रियल गैसेस पे सही ढंग से लागू नहीं होती थी। तो इसलिए वैन डर वाल ने एक नई इक्वेशन दी रियल गैसेस के लिए, जिसको वैन डर वाल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या वैन डर वाल गैस इक्वेशन पूरी तरह से परफेक्ट है? क्या इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है? ऐसा नहीं है, इसकी भी कई सारी लिमिटेशंस हैं, जिनके बारे में हम देखते हैं। हमने रियल गैसेस की आइसोथर्म्स देखे हैं। रियल गैसेस की आइसोथर्म्स के अंदर जो जैसे हमें जो आइसोथर्म देखे थे CO2 गैस के लिए देखे थे, वो इस तरह से हमें प्राप्त हो रहे थे। जब हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ खींचते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए एक ही टेम्परेचर पे, जैसे ये 13.1 है तो CO2 के लिए इस तरह का ग्राफ आ रहा है। इसमें ये जो पोर्शन है हॉरिजॉन्टल पोर्शन प्राप्त होता है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम वैन डर वाल गैस इक्वेशन से ऐसे ग्राफ भेजते हैं जिनको अपन आइसोथर्म्स ऑफ वैन डर वाल्स इक्वेशन के नाम से यहाँ देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो पोर्शन इसमें सीधी रेखा आ रही थी, इसके स्थान पे ये पोर्शन वेवी पोर्शन लहरदार वक्र इसमें प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इस तरह से वक्र प्राप्त हो, लेकिन इसमें क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वक्र कर्व है और ये इस इक्वेशन से प्राप्त हो रहा है, तो ये इस तरह से इसमें प्राप्त होता है। और इसकी लिमिटेशंस देखें, हमने VC का मान निकाला, VC का मान 3B प्राप्त हुआ, और इससे अगर हम VC/B का मान देखें तो वो 3 के बराबर है। सभी गैसों के लिए VC/B का मान 3 के बराबर होना चाहिए। लेकिन देखने में ये आता है कि अलग अलग गैसों के लिए ये मान अलग अलग है। जैसे हमने CO2 के लिए कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये 1.86 प्राप्त होता है, H2 के लिए ये मान 2.8 प्राप्त हुआ, आर्गन के लिए 1.41 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से VC/B का मान 3 के बराबर हमेशा नहीं आता है। RTC/PCVC का मान 8/3 आता है, यानी 2.67 के बराबर। लेकिन अधिकांश गैसों के लिए इसका मान 3 से 4 के बीच में एक्सपेरिमेंटली पाया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैन डर वाल गैस इक्वेशन भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। इसमें जो A और B, जिनको हमने वैन डर वाल कांस्टेंट के नाम से उपयोग में लिया है, ये पूरी तरह से कांस्टेंट नहीं है। ये गैसों की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कांस्टेंट अगर है तो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर के साथ साथ इनके मान में अंतर आ जाता है। तो वैन डर वाल ने ये सुझाव दिया कि अगर ये जो वैन डर वाल इक्वेशन है, जो वैन डर वाल के द्वारा दी है, इसके अंदर हम समानित ताप, समानित दाब और समानित आयतन उपयोग में लाएं, रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर और रिड्यूस वॉल्यूम को काम में लें, तो जो इक्वेशन प्राप्त होगी वो सभी गैसों के समान रूप से लागू होगी। उसी इक्वेशन को रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखते हैं कि रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसके अंदर हम रिड्यूस टेम्परेचर, देखिए रिड्यूस टेम्परेचर क्या होता है, जिसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिड्यूस टेम्परेचर T/TC को व्यक्त कर रहा है। TC हम जानते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर और T
एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो अपन काम में लेते हैं T अपॉन TC थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन रिड्यूस टेम्परेचर कहते हैं। इसी प्रकार रिड्यूस प्रेशर जिसको अपन पाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो P अपॉन TC के बराबर है। और रिड्यूस वॉल्यूम जिसको अपन फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये V अपॉन VC से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो वैल्यूज हैं थीटा, पाई और फाई की, ये हम वान डेर वाल गैस इक्वेशन में लिखेंगे। देखिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन जो हम जानते हैं P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस एन बी बराबर nRT होता है। n नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अगर एक मोल गैस ले तो हम n इजिकल टू 1 रखेंगे और ये इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर बी माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल गैस इक्वेशन ये है। और इसके अंदर अगर हम P, देखिए P की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, P का जो मान होगा यहाँ से P बराबर 5PC, इस तरह से हम यहाँ P के स्थान पे 5PC लिख देते हैं। A अपॉन V, फिर यहाँ V का मान देखिए, V का मान यहाँ से V इक्वल टू 5VC, तो ये V स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर VC स्क्वायर हमने लिख दिया है। अब यहाँ B का मान 5VC, B ऐसे कैसे रखा, R और T का मान देखिए यहाँ से T इक्वल टू थीटा T, इस तरह से T का मान हमने वान डेर वाल गैस इक्वेशन में यहाँ रख दिया है। अब इसमें देखिए आगे हमने PC, VC और TC के मान भी रखे हैं। PC का मान हमने निकाला था A अपॉन 27V स्क्वायर, A अपॉन 27V स्क्वायर, ये मान हम यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर। और VC की जगह पे 3B और PC की जगह पे 8A अपॉन 27R भी रख देंगे। तो यहाँ पे PC का मान हमने रखा पाई और PC का मान A अपॉन 27V स्क्वायर प्लस A अपॉन 5 स्क्वायर और VC का मान 3B, तो ये VC स्क्वायर है इसलिए हमने 9V स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ VC का मान 3B रख दिया और यहाँ देखिए TC का मान 8A अपॉन 27R भी रख दिया है। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं इनमें जो राशियां कॉमन आ रही हैं उनको अलग कर लीजिए। इस वाले ब्रैकेट में देखिए A अपॉन 9B स्क्वायर को हम कॉमन ले सकते हैं। ऐसा करने पे यहाँ पे बचेगा पाई अपॉन 3 प्लस यहाँ देखिए 1 अपॉन 5 स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। B कॉमन लेने पे 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर देखिए R से R ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रहेगा थीटा 8A अपॉन 27B। इसको और थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे। देखिए इधर A है, इसको इस A से कैंसिल कर सकते हैं। इधर ये जो B स्क्वायर है इसका एक B यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और एक यहाँ वाला भी कैंसिल हो जाएगा और ये 9 इधर हम करें तो 3 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन देखिए किस रूप में आ गई है, पाई अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 3 थीटा। अब ये जो 3 है नीचे इस साइड में, इसको इस साइड में ले आइए। इधर हम इस वाले ब्रैकेट से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b इंटू पाई अपॉन 3 1 अपॉन 5 स्क्वायर 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा।
अब ये जो 3 है ना, इसको इस ब्रैकेट के अंदर की जो ये राशियां इनसे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा पाई प्लस 3/पाई² 3 पाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ही रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाता है। अब देखिए इसमें ए और बी कहीं नहीं है, जो गैस की नेचर टेम्प और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये सभी गैसों पे समान रूप से लागू होती है। इसी को अपन समानीत अवस्था समीकरण या रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। संगत अवस्थाओं का नियम, द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। अगर हम जेड और जेड यहाँ रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, रिड्यूस्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और इधर हम ले रहे हैं रिड्यूस प्रेशर। और गैसेज के लिए, अलग अलग गैसेज के लिए ग्राफ खींचे तो देखिए यहाँ हम रिड्यूस टेम्परेचर, यहाँ पे रिड्यूस टेम्परेचर हम ले रहे हैं 1। तो रिड्यूस टेम्परेचर 1 ले तो बहुत सारी गैसेज जैसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, नाइट्रोजन, सबके लिए एक जैसा ग्राफ यानी आदर्श व्यवहार से एक जैसा विचलन प्रदर्शित है। इसी प्रकार रिड्यूस टेम्परेचर 1.2 पर सभी गैसों के लिए, इन सभी गैसों के लिए ग्राफ ऐसा आ रहा है। और थीटा 2 लें तो ग्राफ इन सब के लिए ऐसा आ रहा है, यानी इन सब गैसों के लिए आदर्श व्यवहार से विचलन एक जैसा आ रहा है। तो अगर हम रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और रिड्यूस प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो अगर हम एक ही रिड्यूस टेम्परेचर पे देखें तो सब गैसों के लिए आदर्श व्यवहार से विचलन, जैसे आदर्श जो गैस होगी उसके लिए तो ग्राफ इस तरह से आएगा, बिल्कुल सीधी रेखा, उससे विचलन एक जैसा प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं संगत अवस्थाओं का नियम, द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। अब हम देखते हैं आणविक वेगों के बारे में, मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। हम जानते हैं कि गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स गतिशील होते हैं, अलग अलग वेगों से गति करते हैं, कुछ कम वेग से, कुछ ज़्यादा वेग से गति करते हैं, अलग अलग वेलोसिटीज रखते हैं। तो इनके जो वेग हैं उनको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग, जिसका क्या मतलब है, इसको अपन सी से रिप्रेजेंट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एक का मान लीजिए n मॉलिक्यूल्स हैं, एक का वेग c1 है, दूसरी का c2 है, तीसरे मॉलिक्यूल का c3 है, चौथे का c4 है, और इस तरह से मान लीजिए जो nवां मॉलिक्यूल है उसका cn है। इस तरह से इनकी वेलोसिटीज है। तो जैसे नाम से दिख रहा है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हमने स्क्वायर किया c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस c4 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके cn स्क्वायर, और इन सबको ऐड कर दिया और उनका मीन ज्ञात कर लिया, n से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से उसको डिवाइड कर दिया और उसका रूट कर दिया। तो इस तरह से इसका मान हम निकालते हैं, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। दूसरे तरह की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज
औसत एवरेज हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के इनकी संख्या का भाग दे देते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल हैं, जैसे n मॉलिक्यूल है, इनकी वेलोसिटीज C1 C2 C3 C4 ऐसे Cn है, तो सबको जोड़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का उसमें भाग दे देते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करती है। इसको अपन C बार से दर्शाते हैं। एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसको अपन अल्फा से दर्शाएंगे। गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और अधिकांश मॉलिक्यूल या जब सबसे ज़्यादा संख्या में मॉलिक्यूल जिस वेलोसिटी को रखते हैं वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज को परिभाषित करते हैं, दर्शाते हैं। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इनका मान हम यानी वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के मान कैसे ज्ञात करते हैं।